स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी हो या एमएससी हो, कोई सी भी क्लासेस हो, सभी में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल का पेपर है। किसी के किसी सेमेस्टर में है और किसी स्टूडेंट के किसी सेमेस्टर में है। तो चलिए देखते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल का टॉपिक टेम्परेचर। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इकोलॉजी, इकोसिस्टम, चैन फूड, फूड चैन, फूड वेब सभी पढ़ा रखा है। तो आप इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होता है आपको पता होता है। एक टाइप की आप गर्मी भी बोल सकते हैं जो कि हमारे अर्थ पर होती है, यानी कि कितने सेंटीग्रेड तक हमारे अर्थ पर टेम्परेचर होता है जिसमें प्लांट या एनिमल सरवाइव कर सके। वो टेम्परेचर क्या होता है, यानी कि तापमान क्या होता है, इसे हीट बोला जाता है। जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसके कारण टेम्परेचर बढ़ता घटता है और उसे ही मेजर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज ये टेम्परेचर होता क्या है। तो जो देखिए टेम्परेचर है, ताप भी ऊर्जा का एक रूप है। देखिए जो ताप होता है इसका भी एक रूप है, एक आकार है। वातावरण में ताप का मुख्य स्रोत सूर्य है। तो देखिए जहाँ से ये ताप आता है, जो ये रेज आती है, जो ये गर्मी बढ़ती है या घटती है, उसका भी कोई कारण है, उसका कारण है सन। तो प्रकाश के साथ ताप भी तरंगों द्वारा सूर्य से वातावरण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश जब जल, मिट्टी अथवा किसी अन्य वस्तु पर पड़ता है तो उसे गर्म कर देता है। तो देखिए कोई भी वस्तु है, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई भी पत्थर पड़ा हुआ है और सूर्य से रेज आ रही है, तो ये मिट्टी हुई या अन्य कोई वस्तु हुई या जल हुआ तो उसे क्या करता है, उसका टेम्परेचर हाई कर देता है, यानी कि उसे गर्म करने का काम करता है। अगर आप बुक्स की लैंग्वेज भी ना देखें, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़े तो आपको सूर्य के जो आने वाली किरणें हैं उसी से रिलेटेड आपको सभी कुछ लिख कर आना है, और कितने डिग्री सेल्सियस तक होता है ये आता है। देखिए ये बुक में जो है सभी नॉर्मल लैंग्वेज लिखी हुई है, बस फ़र्क कितना है, ये लैंग्वेज में है और जो हम खुद लिख के आते हैं वो सादी भाषा में होता है। यानी कि सेम वही सभी कुछ बातें लिखी हुई होती है जो हमें पता है। देखिए जब जो सूर्य का प्रकाश होता है जब वो मिट्टी या जल पर पड़ता है तो किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो उसे गर्म कर देता है, ये नॉर्मल लैंग्वेज में आपको पता है। पृथ्वी के गर्भ के ताप का स्रोत ज्वालामुखी है। तो देखिए ये क्यों गर्म होता है, क्योंकि ये किसका गर्भ है, ये ज्वालामुखी के गर्भ से निकलते हैं। जैसे एक माँ जो होती है उसके पेट से बच्चा बच्चा होता है तो वो कहाँ से निकलता है, माँ के पेट से। इसी तरीके से जो ज्वालामुखी होते हैं, जो गर्मी निकलती है वो ज्वालामुखी से निकलते हैं, यानी कि ज्वालामुखी से पेट से निकलती है। तो आई होप कि आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे, कुछ समय से हम एकदम बुक की लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि हमें नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ाइए जो समझ में आ जाए एग्जाम्पल देके। तो इसलिए आज आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है। तो गर्म लावा निकलता है उससे, फिर उसके जो आसपास के वायुमंडल है उसे गर्म करने का काम करता है। तो ये ज्वालामुखी का काम होता है और इसी कारण जो होता है टेम्परेचर बढ़ता है। इसके अलावा पृथ्वी के अंदर सूर्य की गर्मी भी अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करती है, और जो वर्षा हो जाने पर बरसात के रूप में बाहर की ओर निकलती है। तो मैंने आपको जो रेन था और वाटर था ये टॉपिक भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, तो आप वहाँ जाकर प्लीज़ देखिएगा क्योंकि आपके तभी ये समझ में आएगा। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर ताप के रूप में निकलता वायु पुन मिल जाता है। तो जैसे ही धरती में से ज्वालामुखी का जो वाष्प निकलती है, जो भाप निकलती है, मैंने जब आपको वाटर का टॉपिक पढ़ाया था तब समझाया था। तो जैसे ही निकलती है तो क्या करती है, ये आकाश में जाकर या वायुमंडल में जाकर मिल जाती है और बरसात के रूप में धरती पर बरसने लगती है, ओलों के रूप में या बरसात के रूप में। और वनस्पतिक युक्त स्थानों की मिट्टी धूप से अधिक गर्म नहीं होने पाती। इसी कारण जो वनस्पतिक युक्त जो स्थान होते हैं जहाँ परमानेंटली ज़्यादातर बारिश होती है तो वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती, जबकि वनस्पतिहीन यानी कि जहाँ ऐसी स्थान नहीं है, जैसे रेगिस्तानी भूमि की मिट्टी या रेत दिन में धूप से अधिक गर्म तथा रात्रि में ठंडी हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दिन में बहुत ज़्यादा धूप पड़ने के कारण गर्मी हो जाती है और रात को ठंड हो जाती है। ताप की कुछ मात्रा जीवधारियों के जो श्वसन होते हैं उससे द्वारा प्राप्त होती है। जो ताप होता है उसकी जो कुछ मात्रा होती है, तो जब कोई सांस लेता है तो उसके द्वारा भी कभी कभी प्राप्त होती है।
तो नम आपको पता है जो नमी वाला स्थान होता है, और अधिक खाद वाली भूमि में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सक्रिय श्वसन ताप उत्पन्न करते हैं। तो ये जहाँ पर खाद वाली भूमि होती है, या जहाँ पर नरम यानी कि नरमाहट जिस मिट्टी में पाई जाती है, या जहाँ पर ज़्यादा खाद होती है, वहाँ पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो सूक्ष्म जीव होता है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो वहाँ पर सांस लेने की जो प्रोसेस है वो भी क्या करते हैं, वो ताप को उत्पन्न करते हैं, यानी कि वो तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं, निकालते हैं। तापक्रम जीवों की भौतिक, रासायनिक एवं उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तो कहाँ का नियंत्रण रखता है? फिजिकली, केमिकली और उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। सभी पौधे एक न्यूनतम एक उच्चतम तापमान की सीमा के अंदर ही जीवित रहते हैं, यानी कि हायर और लोअर जो इनके मिड पॉइंट होता है उसमें ही ये जीवित रह सकते हैं। इस सीमा के अंदर एक उच्चतम ऑप्टिमम तापमान होता है, यानी कि इनके बीच में एक उच्चतम तापमान होता है, जो कि न्यूनतम तापमान पर पौधों की उपापचयी क्रिया प्रारंभ होती है। परंतु उच्चतम तापमान पर यह क्रिया आती है अधिकता गति के साथ। तो आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। परंतु उच्चतम तापमान पर यह क्रियाएं अपने आप अधिकतम गति के साथ होती है। तो जैसे उच्चतम यानी कि अगर लोअर है, यानी कि जो तापमान का रेट है, गर्मी कम हो रही है, तो जो हमारा इन्वायरमेंट होगा वो भी कैसा होगा? ठंडा। अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है, जो हीट है वो ज़्यादा है, यानी कि गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो जो हमारे सराउंडिंग यानी कि हमारे चारों ओर का जो एरिया है वो भी गर्म होगा, जिसके फलस्वरूप पौधों में वृद्धि होती है। और कभी कभी जब गति के साथ होती है, तो इसी क्रियाएं जब गति के साथ होती है तो पौधों में वृद्धि होती है। उपापचय क्रियाओं के विक्रय एंजाइम्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये काम कैटलिस्ट जो होते हैं, इसमें एंजाइम होते हैं, उनका ये काम होता है। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम क्रियाशील होते हैं ये। अब 0 डिग्री सेल्सियस इसके नीचे की अक्रियाशीलता या अकर्मक हो जाते हैं, परंतु नष्ट नहीं होते। तो इसमें क्या होता है? इसमें अकर्मक है और अक्रियाशील, यानी कि वे क्रिया ही नहीं करते। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो होता है, यानी कि वे क्रिया ही नहीं करते या नष्ट ही होते हैं। और जो 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस है, इनके विक्रों के स्कंदन व विकृतीकरण हो जाता है, डीनेचुरलाइजेशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये नष्ट हो जाते हैं। और सूक्ष्म जीवित बीजों का विकार 110 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान तथा अनेक कवकों जीवाणु के विकार 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी नष्ट नहीं होते, अपितु सुअवस्था में पड़े रहते हैं, वरना वे ऐसी ही अवस्था में पड़े रहते हैं। इस प्रकार के विभिन्न पौधे अलग अलग तापमान में सहने की शक्ति होती है। तो इनमें क्या होती है? जैसे कोई भी आपने रेगिस्तान में कोई प्लांट देखा होगा, जैसे खजूर जो होते हैं वो ज़्यादातर शायद रेगिस्तान में, या नारियल का जो पेड़ होता है वो रेगिस्तान में पाया जाता है। तो उनमें जो होती है, उनमें ये क्षमता होती है कि लंबे समय तक उन्हें पानी भी ना मिले, लेकिन वे जो नारियल के पेड़ जो है वो फिर भी ग्रो होते रहे। तो यही कैपेसिटी होती है। कुछ प्लांट ऐसा होता है जिसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो कैसे स्थान पर पाया जाएगा? जहाँ पर वर्षा ऋतु होती है। तो इसी तरीके से ऐसे ही प्लांट वहाँ ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर पानी की कमी या अधिकता हो, या ऐसे प्लांट कर सकते हैं जहाँ पर पानी नहीं होता। तो यानी कि दोनों कंडीशन में दोनों अलग अलग प्लांट होते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं कि तापमान के सहने की शक्तियों। पृथ्वी का जो तापमान है वो सदैव एक सा नहीं रहता। तो ये तो आपको पता ही है, कभी टेम्परेचर बढ़ता रहता है और कभी घटता रहता है जो टेम्परेचर होता है। अपितु विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ऋतुओं में यह बदलाव आ रहा है। भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर बढ़ने से समुद्र तल की ऊंचाई की ओर बढ़ने वाला क्रमशः तापमान कम होता जा रहा है। तो जो देखिए तापमान है ये कम होता जा रहा है। इसका तापमान जो है वो परिवर्तन आ जाने के कारण इन स्थानों पर जो पेड़ पौधे हैं उनके प्रकार में भी परिवर्तन आ रहा है। उनके जो टाइप्स होते हैं उसमें भी परिवर्तन आ रहा है।
इसके अतिरिक्त वायु के प्रवाह, ऊंचाई, जल थल के प्रभाव से वनस्पतिक आवरण, ढलान, हिम आवरण, समुद्री धाराओं के प्रवाह आदि कारकों का भी तापमान होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट जो है वो तापमान के आधार पर भारत की वनस्पतिक निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो देखिए इसे 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जो पहली है वो है ट्रॉपिकल रीजन, दूसरा जो है वो सब ट्रॉपिकल, तीसरा जो है टेम्परेट और जो फोर्थ है वो एल्पाइन है। तो तापमान का पौधों की क्रिया पर प्रभाव, तो जो तापमान का जो प्रभाव है पौधों की अनेक क्रियाओं पर वो है, जो तापमान पौधों के अनेक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है इनमें से कुछ मुख्य नीचे गए दिए गए हैं। तो देखिए किसका प्रभाव, पहला जो है वो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये आप सभी को पता है, कोई भी प्लांट होता है वो सन से लाइट लेता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। तापमान के बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर बढ़ती है, इससे घटने पर घटती है, यानी कि प्रकाश नहीं आएगा तो फूड का प्लांट फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा और प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। तापमान से 10 सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर 2 गुना बढ़ जाती है। तो कितनी बढ़ जाती है, 2 गुना दर जो होती है बढ़ जाती है। अब देखते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो देखिए जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें क्या होता है, तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है इसमें 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस और तापमान के बढ़ने का श्वसन क्रिया की दर बढ़ती है। तो कितने पर बढ़ती है, जब 30 डिग्री पर होता है तो जो सांस लेने की दर है वो बढ़ती है और सर्वाधिक जो होती है 30 डिग्री पर ही होती है। इसके ऊपर ताप बढ़ने पर दर घटती है और 30 डिग्री पर बीच में 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर श्वसन की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। अब इसमें जो अगला स्टेप जो है वो है वाष्पोजन यानी कि ट्रांसपोरेशन। ये प्रोसेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, तो जब देखिए वायुमंडल जो है, आसमान जो है, जब उसका तापमान बढ़ता है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी भी दर बढ़ती है। वायुमंडल का तापमान घटने से भी दर बढ़ती है और घटने से अपेक्षित आर्द्रता के होने वाली वाष्पोजन की दर घटती है। इस प्रकार के तापक्रम का वाष्पोजन का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो जो जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण यानी कि वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो तापमान के बढ़ने के साथ साथ जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है और उच्चतम जो तापमान है इनकी दरें अधिकतम होती है, परंतु उच्चतम तापमान में अधिक तापक्रम कर इनकी दरें घट जाती है या रुक जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक हम इसके अगले टॉपिक के अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और जो ये आपकी बुक है ये एस.के. ओझा नामक राइटर की है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है।